नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के कथन को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर आलाप पद्धति का अध्ययन कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर देवसेन स्वामी ग्रंथराज आलाप पद्धति में हम सभी के लिए उस द्रव्य के लक्षण भूत गुण पर्याय स्वभाव आदि का व्याख्यान कर रहे थे और उनको समझने के लिए, उनके कथन को समझने के लिए कुछ एक नयों का भी व्याख्यान आचार्य भगवंत ने किया था। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक मुख्य नयों के साथ और नैगम संग्रह आदि 7 नय यानी कुल 9 नयों का व्याख्यान हमने समझा था। उन 9 नयों के भी पुनः भेद, उत्तर भेद, प्रभेद आदि सब कुछ हमने समझने का प्रयास किया था। जब तक ये अपेक्षा और अपेक्षाकृत कथन नहीं होता, तब तक किसी भी प्रकार से वस्तु को, द्रव्य को समझना संभव अनेकांत से नहीं होता। इसलिए एकांत पक्ष के दोषों को भी हमने समझा था कि अगर एकांत से वस्तु को नित्य ही मानेंगे तो क्या दोष है, एकांत से द्रव्य को एक रूप ही मानेंगे तो क्या दोष है। एकांत पक्ष का निराकरण करते हुए, उनके दोषों को समझते हुए हम नए योजनी का इस अधिकार को समझना प्रारंभ कर चुके थे। मतलब जो हमने पहले स्वभाव पढ़े थे, पुनः याद करना। बहुत दिनों के बाद हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पुनः रिवीजन करने की आवश्यकता है। हमने 10 सामान्य गुण समझे थे, उसमें से 8 सभी द्रव्यों में होते। 16 विशेष गुण समझे थे, प्रत्येक के किसी के 2, किसी के 4, किसी के 3, ऐसा किसी का 6, ऐसा व्याख्यान हमने समझा था विशेष गुणों की अपेक्षा। फिर हमने 21 स्वभाव समझे थे, नित्य, अनित्य, भव्य, अभव्य, उपचरित आदि आदि। उन 21 स्वभावों को समझने के साथ साथ हमने 9 नयों को समझा था। द्रव्यार्थिक से लेकर वह नैगम आदि को साथ मिलाकर 9 भेद
नयों की अपेक्षा से समझे। एकांत से नय को मानने से क्या दोष है? एकांत से एक ही स्वभाव को मानने से क्या फल मिलेगा? किस प्रकार से अर्थ क्रियाकारित्व, वस्तु व्यवस्था चौपट होती है, ये सब कुछ हमने समझा। 8 दोषों को भी हमने वहां समझा। संकर, व्यतिकर आदि दोषों को हमने लिखा था। एकांत से ऐसा मानने से ये दोष भी होने की संभावना है। साथ में हमने उन स्वभावों को भी पुनः विस्तार से समझने का प्रयास किया था, क्योंकि एकांत को अगर समझना है तो पहले अनेकांत को समझना होगा, और अनेकांत को समझना है तो पहले एकांत को भी समझना आवश्यक। इसलिए दोनों का व्याख्यान युगपत समझते समझते हमने अनेकांत की पुष्टि करते हुए एकांत का खंडन किया। आगे अब उन्हीं स्वभावों को नयों की अपेक्षा से यहाँ आचार्य भगवंत 150 नंबर के सूत्र से हमें समझाने वाले थे। 2-3 सूत्र हमने पढ़े थे, पर फिर भी पुनः 150 नंबर के सूत्र से हम इस विषय को आगे बढ़ाने का, समझने का प्रयास करते हैं। किन किन नयों की अपेक्षा से कौन से स्वभाव पाए जाते हैं, पुनः समझना। हमने नए पढ़े थे, 21 स्वभाव भी पढ़े थे, पर कौन से नए की अपेक्षा से कौन सा स्वभाव बनता है, ये यहाँ पर 150 नंबर के सूत्र के बाद यानी वहां से समझाना प्रारंभ किया जा रहा है। जबकि 2-3 सूत्र हम पढ़ चुके थे, पर पुनः उस विषय को प्रारंभ करते हुए प्रमाण के नाना स्वभाव वाले उस गुण, द्रव्य, पर्याय आदि का कथन करने वाले अपेक्षित यानी अपेक्षा से सिद्ध नए कैसे सिद्ध होते हैं? नए जब भी सिद्ध होंगे अपेक्षा से ही सिद्ध होंगे, जिसके लिए निपात शब्द अव्यय रूप स्याद प्रयोग किया था। ऐसे ही उन नयों की अपेक्षा से कथनचित ये स्वभाव कैसे बनता है, या जो स्वभाव 21 हमने समझे उसमें पहला अस्थि स्वभाव था। तो अस्थि स्वभाव कौन से नय की अपेक्षा से है? नास्ति स्वभाव कौन से नय की अपेक्षा से है? जैसे अस्थि स्वभाव है वह अस्थि स्वभाव हमेशा ही अपने स्वयं के जो स्वचतुष्टय है उस स्वचतुष्टय की अपेक्षा से या द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से है। अस्थि ये स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव इस स्वचतुष्टय को ग्रहण करने की अपेक्षा से उसे द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कहा जाता है। दो नय हमने पढ़े थे, द्रव्य की अपेक्षा से कहने वाला द्रव्यार्थिक, पर्याय की अपेक्षा से कहने वाला पर्याय थे। है वह द्रव्यार्थिक है और नहीं है ये कथनचित उस नास्ति स्वभाव होने पर भी द्रव्यार्थिक नय की ही अपेक्षा है। समझ में आया क्या? सूत्र पढ़ेंगे तो और विषय हमारा स्पष्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं 150 नंबर के सूत्र को। स्वद्रव्यादि ग्राहकेणास्ति स्वभावः। स्वद्रव्य आदि, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, अर्थात स्वचतुष्टय की अपेक्षा से स्वचतुष्टय को ग्रहण करने से अस्थि स्वभाव होता है, ये हमने जाना है। पुनः समझना, अस्थि स्वभाव क्यों है? पेन का अस्थि है, पेन का पेन में अस्थि है, पर पेन में माइक का, समझ में आया क्या? पेन में पेन का अस्थि है, पर पेन में माइक का, पेन में ग्रंथ का नास्ति है। तो स्वचतुष्टय यानी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य है, और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव की अपेक्षा से द्रव्य नहीं, नास्ति है। बात आई समझ में?
ये विषय हम समझ चुके हैं। यहाँ अब नए लगाते हुए समझने की अपेक्षा आवश्यकता है कि ये अस्ति स्वभाव द्रव्यार्थिक नय कह रहा है, नास्ति स्वभाव भी द्रव्यार्थिक नय ही कह रहा है, क्योंकि दोनों में द्रव्य का ही विषय चल रहा है। पर्याय की अपेक्षा से कोई भी कथन नहीं है। पर वही हम अगर नित्य स्वभाव और अनित्य स्वभाव कहेंगे तो नित्य स्वभाव द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से होगा और अनित्य स्वभाव पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से होगा। विषय समझ में आया? नय की योजना करनी है, उन 21 स्वभावों को नयों की अपेक्षा से समझना है। अस्ति स्वभाव भी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से है, नास्ति स्वभाव भी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से है। विषय समझ में आया? सूत्र तो बहुत आसान है, हम पढ़ लेंगे। अपने स्वचतुष्टय से है, पर चतुष्टय से नहीं है। तो स्वचतुष्टय मतलब द्रव्य है, पर चतुष्टय मतलब भी द्रव्य है। भले ही स्वद्रव्य और परद्रव्य, पर दोनों भी द्रव्य की मुख्यता से ही कथन होने से अस्ति स्वभाव और नास्ति स्वभाव दोनों भी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से है। बात आई समझ में? 151 नंबर के सूत्रों को और पढ़ते हैं जहां नास्ति स्वभाव को कहते हैं। 150 हमने पढ़ा, 151 पढ़ते। पर द्रव्यादि ग्राहकेण नास्ति स्वभावः, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव अर्थात पर चतुष्टय को ग्रहण करने वाले द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नास्ति स्वभाव है। ये तो समझाया है, पुनः समझना। ये स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से अस्ति है, पेन है। पर ये माइक संतोष पंडित जी, ये वस्तु माइक है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माइक पर द्रव्य है, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव रूप होने से, पर चतुष्टय होने से वह नास्ति स्वभाव इसी पेन का है। पेन ही अस्ति है, पेन ही नास्ति है। पेन ही अस्ति है, पेन ही नास्ति है। पेन स्व की अपेक्षा से अस्ति है, पर की अपेक्षा से नास्ति है। पर स्व द्रव्य है इसलिए द्रव्यार्थिक नय है, पर द्रव्य है इसलिए वह भी पर्यार्थिक ही नय, सॉरी द्रव्यार्थिक ही नय है। वहां पर्याय का कोई कथन है ही नहीं। बोलो। हाँ, किसी भी द्रव्य में लगा सकते। दिखने पर भी लोग मानते कहाँ हैं? हमने पंचाशिकाय के भी माध्यम से और अभी अभी मतलब पर्युषण के पहले जो एकांतों का कथन किया, एकांत व्याख्यान का, तो वहां भी तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि आप सर्वथा नित्य मानने से गड़बड़ हो रही है, सर्वथा अनित्य नहीं है। ये जानने के बाद भी क्षणिकवादी मानने को तैयार है क्या? वो तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। जैसे आप जीव और पुद्गल में भी कहना चाहते हो ना कि जीव जीव की अपेक्षा से अस्ति है, पुद्गल की अपेक्षा से नास्ति है, ऐसा कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? ऐसा कहा जाएगा। ये समझने की और समझाने की भी आवश्यकता है। मात्र पुद्गल पुद्गल से भिन्न नहीं है, अपितु जीव ही पुद्गल से भिन्न है। परस्पर में उनकी एक दूसरे की अपेक्षा से अस्ति नस्ति स्वभाव दोनों घटित होंगे। ये भले ही स्पष्ट दिखने पर भी कहना, समझना और समझाना आवश्यक है। नहीं तो जैसे क्षणिकवादियों को सामने दिख रहा है, क्षणिकवादियों को सामने दिख रहा है, पर फिर भी वे क्षणिक क्षणिक ही कहते हुए एकांत को ही पुष्ट कर। क्या इतना विवेक नहीं है क्या क्षणिकवादियों के पास? जैसे कल भी हमारी चर्चाएं चल रही थी, पहले भी कई चर्चाएं हुई कि बहुत सारे आगम के ऐसे सिद्धांत वर्तमान जो विपरीत रूप से कथन किए जा रहे हैं। जीव प्रोफेसर जी समझ रहा है कि मैं सही नहीं हूं, पर फिर भी मानने तैयार है क्या? नहीं है।
इसलिए इन अपेक्षाओं को भी समझने की आवश्यकता है। अगर बहुत सूक्ष्मता से देखे तो ये परद्रव्य नहीं है दोनों भी। चेतन जी, ये बहुत सूक्ष्मता से देखे तो दोनों पुद्गल हैं। बहुत सूक्ष्मता से देखे तो वैसे पर्याय की अपेक्षा और हम उसे मान रहे हैं उपचार से, वो तो ठीक, पर सूक्ष्मता से देखे तो दोनों पुद्गल है। तो वहां तो हम घटित करते हुए दिख रहे हैं, तो परद्रव्य कौन हुआ? एक चेतन, एक अचेतन। एक चेतन, एक अचेतन। धर्म, धर्म अधर्म, वे भी परस्पर में एक दूसरे से भिन्न है। धर्म अधर्म आकाश काल जीव पुद्गल, ये छह ही द्रव्य एक दूसरे की अपेक्षा से अस्ति नास्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए उनमें भी और इनमें भी, ये तो एक मात्र दृष्टांत था। ऐसे हमें सभी द्रव्यों में समझने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, जहां आचार्य भगवंत हमें पुनः नित्य स्वभाव को समझाते हैं और अनित्य स्वभाव को समझाते हैं। सूत्र नंबर 152 पढ़ते हैं। उत्पाद वे गौणत्वेन सत्ताग्राहकेण नित्य स्वभावः। उत्पाद व्यय गौणत्वेन, उत्पाद व्यय यानी उत्पन्न होना, नष्ट होना, उसे गौण करने से, फिर क्या? सत्ता ग्राहकेण, सत्ता को ग्रहण करने से, यानी द्रव्य को ग्रहण करने से वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य नित्य है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? उत्पाद व्यय कथनचित पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से होता है। उत्पाद व्यय पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से होता है, भले ही द्रव्य में हो, पर पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से होता है। तो जब उस उत्पाद व्यय को ही हमने गौण कर दिया और जो द्रव्य रूप द्रव्य का स्वरूप था, सत्ता रूप जो द्रव्य का स्वरूप था, उसे ग्रहण करने से क्या हुआ? नित्य स्वभाव बना। इसलिए यह द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से ही नित्य स्वभाव होता है। बात आई समझ में? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य स्वभाव होता है। और जैसे अभी हमने समझा था सूत्र में 153 नंबर में पुनः वही कहा जाएगा कि पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य है। अनित्य कब होता है? जब उत्पाद व्यय को ग्रहण करते हुए सत्ता को गौण किया जाता है। सत्ता को गौण किया, द्रव्य को गौण किया और उत्पाद व्यय को ग्रहण किया, तो ये दृष्टि कौन सी हो गई? ये पर्यार्थिक दृष्टि होगी, पर्यायजन्य दृष्टि होगी। इसलिए वह अनित्य स्वभाव जो है पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से है और नित्य स्वभाव है वो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। और अगला सूत्र पढ़ते हैं, विषय और स्पष्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं 153 नंबर। केंचित पर्यार्थिकेन केंचित पर्यार्थिकेन नित्य स्वभावः। पर्यार्थिकेन, ना बड़ा पढ़ना है, ठीक है। केंचित पर्यार्थिकेन नित्य स्वभावः। किंचित किसी प्रकार से, यानी कथनचित किसी, कौन से? पर्यार्थिक नयन, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से वह द्रव्य अनित्य स्वभाव वाला है। समझ में आया क्या? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य द्रव्य है, नित्य है, पर वही पर पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से जहाँ उत्पाद व्यय चल रहा है, ऐसे उत्पाद व्यय चलने से वह अनित्य स्वभाव पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से कहा जाता है। बात आई समझ में? जो पर्याय का परिणमन या पर्याय रूप परिणमन चल रहा है वह पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से है, और द्रव्य में जो द्रव्यत्व है वह पूर्ण रूप से द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। चार स्वभाव समझ में आए? अस्थि स्वभाव, नास्ति स्वभाव और नित्य स्वभाव, तीनों भी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से है। और एक अनित्य स्वभाव
पारयार्थिक नय की अपेक्षा से कहा। आगे 154 नंबर के सूत्र में पुनः भेद अभेद की व्याख्या करते हुए अगले स्वभावों को समझाते हैं। 154 और 155 नंबर के सूत्र में पढ़ते हैं 154 नंबर के सूत्र को। भेद कल्पना निरपेक्ष नहीं भेद कल्पना निरपेक्ष नैकेन भेद कल्पना निरपेक्षेनेक स्वभावः। भेद कल्पना निरपेक्षेनैक स्वभावः। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वह एक स्वभाव है। समझ में आया क्या? हमने इन स्वभावों को समझा है पहले से ही, इसलिए पुनः उस पे ना जोर देते हुए हम नए की अपेक्षा से कथन समझ रहे। भेद कल्पना निरपेक्ष एक स्वभाव और अनेक स्वभाव हमने समझे थे। मां मसाले का डिब्बे अधिकरण की अपेक्षा से एक था, पर मसाला 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 आदि की अपेक्षा से अनेक था। ऐसे ही उस डिब्बे में भेद की कल्पना निरपेक्ष कर दी, यानी भेद की कल्पना अलग कर दी, तो वह डिब्बा एक मसाले का डिब्बा हो गया। और वही भेद कल्पना को ग्रहण कर लिया, मसाला भिन्न भिन्न प्रकार का समझा, तो वह अनेक स्वभाव वाला डिब्बा हो गया। बात समझ में आई? चाहे जीव द्रव्य हो, एक मात्र जीव अगर कहेंगे तो एक हो जाएगा ज्ञान की अपेक्षा, पर ज्ञान भी, दर्शन भी, सुख भी, वीर्य भी, ऐसे अनंत गुणों को समझेंगे तो स्वभाव अनेक रूप हो गया और ज्ञान मानने से एक रूप हो गया। तो ऐसे भेद कल्पना निरपेक्ष रूप जो एक स्वभाव है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से है, क्योंकि द्रव्यार्थिक में भेद नहीं है। द्रव्यार्थिक में हमने भेद नहीं किए, शुद्ध हाँ, इसलिए शुद्ध विशेषण लगाया है। अगर अशुद्ध होता तो कुछ उसमें उत्पाद व्यय को भेद करते हुए, गौण करते हुए, कुछ करते हुए कह रहे। जहां कोई भेद ही नहीं बन रहा है, द्रव्य का, ना गुण का, ना पर्याय का, ना स्वभाव का, जहां कोई किसी प्रकार की भेद कल्पना ही नहीं की जा रही है, वह एक स्वभाव है। जहां द्रव्य है वही गुण है। पंडित संतोष जी अमृत, द्रव्य कहाँ है, गुण कहाँ है, पर्याय कहाँ है और स्वभाव कहाँ है? घर में आपके ललितपुर में एक डिब्बे में शक्कर, दूसरे डब्बे में मिठास, तीसरे डब्बे में सफेदी, ऐसा रखा है ना? फिर कैसा रखा है? फिर कैसा रखा है माँ घर में? जहाँ शक्कर है वही मिठास है, वहाँ सफेदी है, वहाँ चौकोन टुकड़े है। ये सब कुछ एक साथ ही है, भेद भेद रूप नहीं। तो इस भेद कल्पना, गुण, पर्याय, स्वभाव, द्रव्य आदि सब भेद कल्पना को छोड़कर एक ही मान लेना, तो ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। भेद करते, उपचार करते, उसके बदलाव को समझते तो वहां पर्यार्थिक नय बनता, पर यहाँ शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को ही ग्रहण किया जाता है। द्रव्य भेद रूप से गुणों को ग्रहण नहीं करता। यहाँ कोई गुण, कोई पर्याय, इसी को ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये कितना है? ये द्रव्य है क्या? ये द्रव्य है क्या? ये द्रव्य कितने हैं? ये द्रव्य कितने हैं प्रेमचंद जी? ये कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम कोई नीला काला गुण का वर्णन नहीं कर रहे, कठोर आदि कुछ नहीं कह रहे। एक पेन है, पेन है, द्रव्य है, तो ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से एक स्वभाव हो गया। अब वहीं पर जब मैं ये कहूंगा कि नहीं, ये नीला भी है, काला भी है, मुलायम भी है, कठोर भी है, आदि आदि रूप, उसका व्याख्यान भेद 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 रूप करूंगा, तो वह अन्य द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से भेद भेद अनेक स्वभाव वाला बने।
अगले सूत्र को पढ़ते हैं 155 नंबर के, फिर विषय और स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अन्वय द्रव्यार्थिके अन्वयी द्रव्यार्थिके नेकस्यापनेक द्रव्य स्वभावत्वम्। अन्वय द्रव्यार्थिके, थोड़ा थोड़े टुकड़े में पढ़ो तो सूत्र पढ़ने में आ जाएगा। अन्वय द्रव्यार्थिके नैकस्यापनेक द्रव्य स्वभावत्वम्। अब पढ़ो एक साथ। अन्वय द्रव्यार्थिक, अन्वय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से एक द्रव्य के भी अनेक स्वभाव पाए जाते हैं। समझना क्या कह रहे हैं। एक स्वभाव समझ में आया, पेन का एक स्वभाव, पर पेन का अनेक स्वभाव नहीं है क्या? पेन के अनेक स्वभाव नहीं है क्या? आप जीव द्रव्य की अपेक्षा से, शुद्ध द्रव्यार्थी की अपेक्षा से एक जीव द्रव्य हो, एक स्वभाव वाले हो। क्यों? क्योंकि हम एक को ही ग्रहण कर रहे, पर वही पर संबंधों की अपेक्षा से कभी माँ है, बहन है, बेटी है, आदि है, कहीं पिता है, भाई है, मित्र है, दोस्त है, यार, आदि आदि अनेक स्वभाव एक द्रव्य में है कि नहीं? पर वह सभी अन्वय रूप से, यानी सभी किसमें हैं? एक ही में है। ये ही पेन नीला है, काला है, कुछ अंशों में सफेद है। दिख रहा है क्या सफेद? बहुत थोड़ा सा यहाँ कुछ अक्षरों में लिखा हुआ सफेद है, तो उतने अपेक्षा से सफेद है। तो ये अनेक प्रकार का होने पर भी अन्वय द्रव्यार्थिक, यानी एक साथ उस द्रव्य को ग्रहण करने की अपेक्षा से उसे अनेक स्वभाव वाला कहा है। समझना। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य कैसा है? गुण पर्यायों से युक्त है। और ऐसे गुण पर्याय स्वभाव वाला जो द्रव्य है, वह द्रव्य एक होने पर भी गुण और पर्याय अनेक है। अतः इस नए दृष्टि में, यानी अन्वय द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से, एक द्रव्य के भीतर ही अनेक स्वभाव होते हैं, इसलिए उसे पूर्ण रूप से अन्वय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अनेक कहा। एक समय में द्रव्य की कितनी पर्याय? एक समय में द्रव्य की कितनी पर्याय? एक समय में, हाँ, एक समय में एक द्रव्य की कितनी पर्याय? नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूं, पर्याय कितनी होती है। ठीक है, अर्थ व पर्याय व्यंजन पर्याय कह रहे हैं, ये प्रकार हो गए। पर्याय कितनी होगी? अर्थ पर्याय कितनी होगी और व्यंजन पर्याय कितनी होगी? आप बोलो। अर्थ पर्याय भी एक होगी, व्यंजन पर्याय भी एक ही होगी। इसलिए यहाँ पर्यार्थिक नय नहीं लगेगा, यहाँ पर्यार्थिक नय नहीं लगेगा, क्योंकि अनेक स्वभाव पर्यायों की अपेक्षा से नहीं है। द्रव्य में अनेक स्वभाव पर्याय की अपेक्षा से नहीं है, अनेक स्वभाव गुणों की अपेक्षा से है। अनेक स्वभाव गुणों की अपेक्षा से है। आया समझ में? अनेक स्वभाव गुणों की अपेक्षा से है, पर्यायों की अपेक्षा से नहीं। अगर पर्यायों की अपेक्षा से होता तो वह पर्यार्थिक नहीं बन जाता, पर यहां कथन गुणों की अपेक्षा से चल रहा है, इसलिए वह पूर्ण रूप से अन्वय अन्वय द्रव्यार्थिक रूप ही स्वीकार किया गया है। हाँ हाँ हाँ। तो पर पर्याय आने पर भी पर्याय कितनी है? हाँ, एक द्रव्य की एक समय की एक ही तो पर्याय है।
हाँ, तो इसीलिए तो अनेक स्वभाव कह रहे हैं ना, इसलिए तो अनेक स्वभाव रूप उसे ग्रहण किया। समझना, अनेक पर्याय, अनेक द्रव्य, अनेक गुण, ये भिन्न भिन्न विषय है, पर एक द्रव्य की, एक समय की उस अवस्था को लेते हुए वहाँ जो अनेक अवस्था ग्रहण की जा रही है, अनेक गुणों को ग्रहण किया जा रहा है, वहाँ उस अन्वय द्रव्यार्थिक अपेक्षा से ही ग्रहण किया जा रहा है। अन्वय द्रव्यार्थिक यानी द्रव्य का अविनाभावी ही परिणमन गुण और पर्याय रूप होता है। इसलिए द्रव्यार्थिक की मुख्यता से ही यहां पर एक और अनेक स्वभाव कहा गया है, किसी अन्य प्रकार से नहीं कहा। ठीक है, मां समझ में आया? एक स्वभाव और अनेक स्वभाव दोनों भी द्रव्यार्थिक नय की ही अपेक्षा से है, एक शुद्ध द्रव्यार्थिक की अपेक्षा से और एक अन्वय द्रव्यार्थिक की अपेक्षा से। ये कथन हमने यहाँ पर समझा। समय आपका हो गया है, 155 सूत्र तक आज हमने पढ़े। कल आगे के सूत्रों को हम अगले स्वभावों को नयों की अपेक्षा से समय पे समझने का प्रयास करते हैं। समय पर समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।